हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। मैं आपका दोस्त सुभाष चौधरी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं बात करूंगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। देखिए, 2 डिजीज़ कंडीशन और रिमेनिंग रह गई है, उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर स्टोमक की डिजीज़ कंडीशन स्टार्ट करेंगे। 2 डिजीज़ कंडीशन है GERD और डाइवर्टिकुलम, इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। तो आज हम बात करेंगे इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। GERD आपको इवनिंग तक मिल जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहे। फर्स्ट है इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। An esophageal diverticulum is a pouch that protrude outward in the weak portion of the esophageal lining। यानी जो इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है उसके वीक पोर्शन से, यानी जो कमज़ोर पोर्शन होता है वहाँ से जो म्यूकोजल और सब म्यूकोजल लेयर है, मैंने बताई थी GIT में 4 लेयर, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस एंड सीरोसा। तो जो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा है वो मस्कुलरिस लेयर से बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगी, उस कंडीशन को बोलते हैं इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। देखिए यहाँ पर डाइवर्टिकुलम और हर्निया आपको अलग अलग याद रखना है। हर्निया सबको पता है लेकिन डाइवर्टिकुलम किसी को पता नहीं है। मैं अभी इमेज दिखाऊंगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हर्निया है या डाइवर्टिकुलम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर्निया के अंदर याद रखना ऑर्गन प्रोट्रूड होता है या फिर जो भी मसल लेयर है वो प्रोट्रूड नहीं होती है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जो म्यूकोजल और सब म्यूकोजल लेयर है वो मस्कुलरिस लेयर के वीक होने की वजह से प्रोट्रूड हो जाएंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। नेक्स्ट है इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम आर क्लासिफाइड बाय देयर लोकेशन विद इन द इसोफेगस। इसकी लोकेशन के हिसाब से डाइवर्टिकुलम को, जो इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम है उसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। इसको फेरिंगो इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन जो देखी जाती है इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम में वो ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम देखी जाती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाइवर्टिकुलम ऑफ द इसोफेगस। याद रखना इसोफेगस की मोस्ट कॉमन टाइप ये ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम होती है। नेक्स्ट है ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम आर यूजुअली लोकेटेड इन द बैक ऑफ द थ्रोट जस्ट अबाउ द इसोफेगस। ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम है वो जस्ट बैक ऑफ थ्रोट यानी जो अपना गला है जो आपको है देखने को मिलेगी, जहाँ से फेरिंग्स और इसोफेगस एक दूसरे से कनेक्ट होती है उस जगह आपको देखने को मिलेगी। जस्ट अबाउ द इसोफेगस यानी कि जो इसोफेगस होती है उसके जस्ट ऊपर से जहाँ से फेरिंग्स अटैचमेंट होती है वहाँ पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है मिड थोरेसिक डाइवर्टिकुलम। इट इन द मिड चेस्ट यानी जो मिड थोरेसिक डाइवर्टिकुलम है इसको ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलम, इसको मिड थोरेसिक डाइवर्टिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। ये मिड चेस्ट में देखने को मिलेगी, मीन्स जो चेस्ट है उसके मिड पोर्शन में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलम। फ्रेनिक नर्व हमेशा डायफ्राम को ही सप्लाई करती है, याद रखना। और डायफ्राम से आपको याद रखना एपीफ्रेनिक, डायफ्राम के जस्ट ऊपर, एपी मीन्स ऊपर, याद रखना एपीफ्रेनिक डाइवर्टिकुलम अबाउ द डायफ्राम, जस्ट अबाउ द डायफ्राम यानी डायफ्राम के ऊपर की ओर देखने को मिलेगी। ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एज इन एक्लेजिया कार्डिया है वो मैंने पढ़ा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके डिसफंक्शन होने की वजह से जो एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलम है वो आपको देखने को मिलेगा। एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलम का एग्जाम्पल जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है वो भी मैंने रख दिया है, आप लास्ट में इमेज देख सकते हो, उससे आपको क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नई सीखने को मिलती है, इसलिए आप स्किप कभी भी ना करें। जहाँ भी समझ में नहीं आए आप मेरे को ज़रूर पूछे। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम इंक्लूड। कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम में। फर्स्ट है डिस्फेजिया, टर्मिनोलॉजी में मैंने अच्छे से समझा दिया है, फिर देख लीजिए एक बार जो नए ऐड हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। डिफ़िकल्टी स्वेलोविंग,
करेक्टराइज्ड बाय ए फीलिंग ऑफ फूड कैच इन द थ्रोट। यानी कि डिस्फेजिया में क्या होगा, दिक्कत आएगी निगलने के अंदर। अब जब आपको मैंने बता दिया ज़ेंकर ट्रैक्शन ज़ेंकर डायवर्टिकुलम, तो ज़ेंकर डायवर्टिकुलम जस्ट अबव द इसोफेगस, यानी अपने जो थ्रोट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी, उससे क्या होगा, फीलिंग होगी फूड कैच इन द थ्रोट, यानी कि अपने गले में अटका हुआ है, यानी जो खाना है वो गले में अटक गया है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एस्पायरेशन, द एंट्री ऑफ सिक्रेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल इनटू द ट्रेकिया एंड लंग्स। ये भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो पल्मोनरी एस्पिरेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फूड कंटेंट है वो लंग्स और जो ट्रेकिया है उसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि डायवर्टिकुलम बना हुआ है। नेक्स्ट है एस्पिरेशन निमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशन निमोनिया आपको देखने को मिलेगा इसोफेजियल डायवर्टिकुलम में। ए लंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पल्मोनरी एस्पिरेशन, यदि आप किसी प्रकार से फॉरेन मटेरियल या कोई फूड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल जो लंग्स के अंदर चला गया है वो पल्मोनरी एस्पिरेशन हो जाता है, तो फिर एस्पिरेशन निमोनिया कोज करेगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पिरेशन निमोनिया भी कोज करता है इसोफेजियल डायवर्टिकुलम। डिस्पेजिया, पल्मोनरी एस्पिरेशन, एस्पिरेशन निमोनिया, तीनों बता दिए हैं और बाकी के आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स। नेक्स्ट है रिगर्जिटेशन ऑफ स्वेलोड फूड एंड सेलाइवा, यानी खाना आगे ही नहीं जा रहा है तो वो वापस क्या होगा, रिगर्जिटेट होगा। क्या हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रखा है, जो डायवर्टिकुलम बना है उसकी वजह से खाना आगे जा नहीं रहा है, वो वहीं पर स्टोर हो रहा है और वापस रिगर्जिटेट हो रहा है। अभी मैं इमेज दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा डायवर्टिकुलम क्या होता है। नेक्स्ट है पेन व्हेन स्वेलोविंग, पेन व्हेन स्वेलोविंग, याद रखना इस टर्म को क्या बोलते हैं, मैंने टर्मिनोलॉजी में बता दिया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। निगलते टाइम पेन होगा, उस टर्म को क्या बोलते हैं आप बताएंगे मेरे को कमेंट करके, मैंने समझा दिए, आप नहीं बताते हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट है कफ, आपको खांसी भी आएगी, क्योंकि जब आप फूड लोगे, आप कोई भी लिक्विड मटेरियल या फूड मटेरियल ले रहे हो तो कुछ जो पार्टिकल्स है वो ट्रेकिया में जा सकते हैं, उसकी वजह से आपको कफिंग हो सकती है। नेक्स्ट है नेक पेन, जो ज़ेंकर डायवर्टिकुलम है वो हमने देखा है थ्रोट के जस्ट बैक, यानी अपने गले में पीछे की तरफ बनता है, तो उससे नेक पेन हो सकता है। नेक्स्ट है वेट लॉस, जब खाना ही नहीं खाएगा पेशेंट तो वेट लॉस ज़रूर होगा, खाना आगे जा ही नहीं रहा है, बॉडी को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है तो वेट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है बैड ब्रीथ हेलिटोसिस, यानी जो फूड है उसका डायवर्टिकुलम के अंदर कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसकी वजह से बैड ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगी। बैड ब्रीदिंग को बोलते हैं हेलिटोसिस, याद रखना मैंने टर्मिनोलॉजी में बता दिया है। नेक्स्ट है सम पीपल में एक्सपीरियंस्ड ए गार्गलिंग साउंड एज एयर पासेज थ्रू द डायवर्टिकुलम, यानी जो डायवर्टिकुलम है वहाँ पर जब वो एयर पास करते हैं तो कुछ गार्गलिंग जैसी साउंड्स सुनाई देगी, मीन्स आप गरारे करते हो वैसी साउंड आएगी। उस साइन को बोलते हैं बॉयजीज साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉयजीज साइन किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो आपको राइट आंसर करना है इसोफेजियल डायवर्टिकुलम, क्योंकि साइन से भी पूछा जाता है। मैक्विनी साइन पूछा हुआ है, जो हेगार साइन है, जो चैडविक साइन है वो मैं आपको ओबीजी में पढ़ा दूंगा। वैसे तो ओबीजी से जो साइन है वो पूछे जाते हैं, बट इससे भी पूछा जा सकता है। जो आपको नया मिलता है उसको आप गेन करो, जो भी कहीं से भी आपको नया मिले आप उसे सीखो, याद करो। अगर नहीं समझ में आए एक बार नहीं 2 बार पूछो तो आप समझ गए होंगे। बॉयजीज साइन, अगर डायवर्टिकुलम से कोई एयर पास हो रही है तो आपको गरारे करने जैसी आवाज़ सुनाई देगी, उस साइन को बोलते हैं बॉयजीज साइन। ये था अपने साइन सिम्टम। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, बेरियम स्वेलो। फर्स्ट है बेरियम स्वेलो, द पेशेंट स्वेलोज ए बेरियम preparation liquid or other form and its movement through the esophagus is evaluated by एक्स-रे टेक्नोलॉजी। इसकी मैंने एक इमेज रख दी है लास्ट में, बेरियम स्वेलो से कैसी इमेज आएगी इसोफेजियल डायवर्टिकुलम की, यानी कि इसके अंदर जो पेशेंट है उसको बेरियम स्वेलो कराएंगे, यानी जो बेरियम सॉल्यूशन है वो पिलाना है। जैसे आप पिलाओगे तो वो जाके जो भी ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ भी हो रखा है, जहाँ पर डायवर्टिकुलम बन रखा है, तो वो वहाँ पर लिक्विड फैल जाएगा। अब जैसे आप एक्सरे फिल्म लोगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा,
जहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पर भी डाइवर्टिकुलम बन रहा है, जहाँ पर भी कोई जो अल्सर वगैरह बन रहा है तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्कोपी हमेशा जीआईटी में यूज़ करते हैं, याद रखना। एंडोस्कोपी के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया है जब मैंने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम। एंडोस्कोपी ए फ्लेक्सिबल नैरो ट्यूब कॉल्ड एन एंडोस्कोप इज पास थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्ट इमेज ऑफ इनसाइड ऑनटू ए स्क्रीन। जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर आप इमेज देख सकते हो एंडोस्कोप को अंदर डाल के। ये एक फ्लेक्सिबल और थिन वायर ट्यूब होती है, यानी एक पतली सी फ्लेक्सिबल लचीली ट्यूब होती है जिसके आगे एक कैमरा लगा होता है, जिससे आप जो एंडोस्कोपी करते हो तो आपको इमेज अच्छे से स्क्रीन पे दिखाई देती है और आप अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सी कंडीशन अराइज हो रखी है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोस्कोपी यूज़ करनी है आपको जीआईटी में। जो अपर जीआईटी में कोई भी डिजीज कंडीशन हो आप एंडोस्कोपी ज़रूर करना। ये डायग्नोसिस में आपको याद रखना है, बेरियम सवेलो हमेशा अपर जीआईटी के लिए यूज़ लिया जाता है और जो बेरियम एनिमा हम यूज़ करते हैं वो हमेशा लोअर जीआईटी के लिए यूज़ करते हैं। याद रखना बेरियम एनिमा अलग होता है, बेरियम स्वेलो अलग होता है। स्वेलो हम हमेशा माउथ से यूज़ करते हैं और एनिमा हम हमेशा एनस से यूज़ करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। एक के साथ एक फ्री दे रहा हूँ, फिर भी आप गलत करते हो क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। मैं जितना हो सकता है उतना मैं आपको दे रहा हूँ। अगर कोई कमी लगे कि यहाँ पर भी कुछ टॉपिक रह गया है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट करके, मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है इसोफेजियल मैनोमेट्री। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस कंटेंट में, जो भी मैंने प्रीवियस टॉपिक पढ़ाया है इसोफेगस से उनमें मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। दिस टेस्ट मेजर द टाइमिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ इसोफेगस कॉन्ट्रैक्शंस एंड मस्कुलर वॉल्व रिलैक्सेशन। जब मैंने एक्लेजिया कार्डिया बताया था तो उसके अंदर डायग्नोसिस में बताया था इसोफेजियल मैनोमेट्री। इससे क्या करते हैं, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन है उनको मॉनिटर करते हैं, कितने टाइम से आ रहे हैं, जो मूवमेंट्स वगैरह है वो कितने टाइम से अराइज हो रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, इसको मॉनिटर करने के लिए इसोफेजियल मैनोमेट्री यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 24 आवर पीएच मेट्री, ए टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। यानी कि 24 आवर पीएच मॉनिटर करते रहना है। क्यों करते रहना है, ताकि जो प्रेजेंस यानी जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD हो रखा है तो उसकी जो पीएच मॉनिटर है वो आपको करते रहना है, क्योंकि वो इसोफेगस को फिर से डैमेज करती रहेगी। इसलिए आपको 24 आवर पीएच मॉनिटरी करते रहना है। डायवर्टिकुलम के अंदर डायवर्टिकुलम देखिए 3 टाइप से मैंने बता दिए। एक जो लोअर पार्ट में जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पर भी डायवर्टिकुलम हो रखा है तो आपको 24 आवर पीएच मॉनिटर करना है। और यदि ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम हो रखा है मीन्स मिड चेस्ट, जो मैंने बताया था ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम यानी मिड चेस्ट, वहाँ पर अगर इसोफेगस के अंदर डायवर्टिकुलम हो रखा है तो भी आपको पीएच 24 आवर चेक करना है। ये थे कुछ डायग्नोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 आवर पीएच मॉनिटर करना है। जर्ड में मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, जीईआरडी में ऑलवेज 24 आवर्स पीएच मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि जो GERD है उसका सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है बेरेट इसोफेगस। याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, बेरेट इसोफेगस में मैंने वैसे तो बता दिया है। ये थे डायग्नोसिस इसोफेजियल डायवर्टिकुलम के। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट। केसेज ऑफ इसोफेजियल डायवर्टिकुलम दैट कॉज माइनर सिम्टम्स कैन बी ट्रीटेड थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज ईटिंग ए ब्लेंड डाइट, च्यूइंग फूड थ्रूली एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर आफ्टर मील। यदि आपके पास कोई माइनर सिम्टम्स लेकर आता है यानी कि माइनर कंडीशन में है और इसोफेजियल डायवर्टिकुलम हो रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। यानी कि वो डेली जो खाना खाता है उसको चेंज करना है, यानी कि उसको ब्लेंड डाइट खिलानी है, जैसे दलिया, खिचड़ी या सेमी सॉलिड, जो भी सेमी सॉलिड फूड है वो आपको यूज़ करने हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है और जिसके अंदर माइनर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अगर सीवियर कंडीशन है तो उसकी फिर जो सर्जरी है वो करनी पड़ेगी। तो आपको सर्जरी तो करनी नहीं है, इसलिए आपको तो सिर्फ याद रखना है
सर्जरी के कुछ नाम आएंगे, वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, अगर कोई माइनर पेशेंट है या कुछ सिम्टम्स आपको थोड़े बहुत दिखाई दे रही हैं कि इसोफेजियल डायवर्टिकुलम हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करनी है। याद रखना, लाइफस्टाइल चेंज करनी है। GERD या जो भी कंडीशंस है, जो GIT की डिजीज़ कंडीशंस है, उनके अंदर हमेशा डाइट मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। डाइट मॉडिफिकेशन GIT में ज़रूरी होता है, यानी कि आपको जो भी डिजीज़ कंडीशन होगी GIT में, उनमें अलग अलग डाइट आपको प्रोवाइड करवानी है। चलिए, ये था इसका ट्रीटमेंट। आपको कहीं भी समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछे। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। ये सिर्फ सर्जन का काम है, अपना काम है प्री ऑपरेटिव केयर करना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर करना। याद रखना, नर्स का काम सिर्फ प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना है। प्री ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन से पहले पेशेंट को प्रिपेयर करना। इंट्रा ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन के दौरान उसके मॉनिटर्स जो वाइटल्स है वो मॉनिटर करना। IV फ्लूइड वो आपको चेक करते रहना है। उसका कॉन्शियसनेस है वो आपको चेक करना है, और जो साइनोसिस वगैरह है वो भी आपको चेक करते रहना है। ये पोस्ट जो इंट्रा ऑपरेटिव है वो फंक्शन होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव जैसे ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में गैग रिफ्लेक्स चेक करना, यूरिन पास आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आपको चेक करना, डेफिकेशन जा रहा है या नहीं जा रहा है ये आपको चेक करना, स्वेलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आपको चेक करना। जो भी कंडीशन है, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद में जो भी होता है वो आपको केयर प्रोवाइड करवानी होती है। फर्स्ट है डायवर्टिकुलोपेक्सी, मीन्स डायवर्टिकुलम का रिपेयरमेंट कर देना। नेक्स्ट है डायवर्टिकुलेक्टमी, यानी कि जो डायवर्टिकुलम बना है उसको रिमूव कर देना। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक डायवर्टिकुलोटोमी। इस प्रोसीजर को बोलते हैं डोलमन प्रोसीजर। एंडोस्कोपी की मदद से जो डायवर्टिकुलम बना है उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक डायवर्टिकुलोटोमी। नेक्स्ट है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी इंक्लूड, यानी कि हमने नहीं, डॉक्टर ने जो सर्जरी की है उसकी वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। फर्स्ट है डैमेज टू द लंग, स्प्लेन, स्टोमक, इसोफेगस और लीवर। ये मेनली डैमेज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लंग्स, स्प्लेन, स्टोमक, लीवर और इसोफेगस ये कैसे डैमेज होंगे। इसोफेगस में तो डायवर्टिकुलम बना है इसलिए वो तो डैमेज होनी है, लेकिन लंग्स, स्प्लीन, स्टोमक एंड लीवर कैसे डैमेज होंगे मैंने बताया। अलग अलग जो लोकेशन के हिसाब से जो डायवर्टिकुलम बनते हैं वो मैंने बता दिए। फर्स्ट जेंकर डायवर्टिकुलम, नेक्स्ट बताया था मैंने ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम, नेक्स्ट बताया था एपीफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। एपीफ्रेनिक याद रखना, एपीफ्रेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट अबव द स्टोमक, यानी स्टोमक के जस्ट ऊपर की ओर जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है या ये राइट साइड भी हो सकता है। डायवर्टिकुलम है किधर भी बन सकता है। ये कोई अपने को पूछ के नहीं बनेगा या पेशेंट को पूछ के नहीं बनेगा कि मैं राइट साइड में आऊँ या फिर लेफ्ट साइड में, वो कहीं भी बन सकता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, यानी ऑपरेशन के बाद में आपको ब्लीडिंग और इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ये इसका क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है निमोनिया, यानी कि इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या फूड पार्टिकल जो पेशेंट है वो एस्पिरेट कर गया है। अब एस्पिरेट करने के बाद में वो क्या करेगा, निमोनिया कॉज करेगा। इसलिए ये भी इन्वेजिव सर्जरी का एक क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं OBG में डीप वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। इसोफेजियल डायवर्टिकुलम में DVT जो सर्जरी है उसके परफॉर्म करने की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। ये थे इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट है डायवर्टिकुला, एन एबनॉर्मल पाउच और शेक ओपनिंग फ्रॉम ए होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन मीन्स होता है जो खोखले ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हो होलो ऑर्गन। यानी कोलोन और ब्लैडर ये क्या होते हैं, खोखले होते हैं। इनके अंदर एबनॉर्मल पाउच या शेक ओपनिंग हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायवर्टिकुला। नेक्स्ट है डायवर्टिकुलोसिस, द प्रेजेंस ऑफ डायवर्टिकुला
इन द कोलोन। डायवर्टिकुला मैंने बता दिया है, एबनॉर्मल पाउच बन जाना होल ऑर्गन्स के अंदर। तो यहाँ पर डायवर्टिकुलोसिस कहाँ होगा, जहाँ जो डायवर्टिकुला बना है कोलोन के अंदर, उसके बनने के बाद को जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। नेक्स्ट है डायवर्टिकुलाइटिस, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द डायवर्टिकुलम ऑफ द कोलोन। जो कोलोन के अंदर डायवर्टिकुलम बना है उसके अंदर यदि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। नेक्स्ट है डायवर्टिकुलर डिजीज, ए डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय डायवर्टिकुलोसिस एंड डायवर्टिकुलाइटिस। यानी डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस अगर ऐसे करेक्टर्स शो कर रहा है यदि कोई डिसऑर्डर, तो उस डिजीज़ को बोलते हैं डायवर्टिकुलर डिजीज़। ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं इसोफेजियल डायवर्टिकुलम कैसा होता है। ये आपके सामने एक इमेज है, आप मुझे बताइए कि किस प्रकार का ये डायवर्टिकुलम आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैंने शुरू में बता दिया है लोकेशन के हिसाब से कहाँ पर कौन सा डायवर्टिकुलम होगा। मैंने बताया था डायवर्टिकुलम क्या होता है, आपको इमेज से अच्छे से पता चल जाएगा। जो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रही है। जो मस्कुलरिस लेयर है उसके वीक होने की वजह से वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है और क्या बनाती है, डायवर्टिकुलम। ये था इसोफेजियल डायवर्टिकुलम। इमेज आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट इमेज आएगा बेरियम स्वेलो एक्सरे। बेरियम स्वेलो करने के बाद जब आप एक्सरे लोगे तो आपको ऐसी नज़र आएगी इसोफेगस, और जो डायवर्टिकुलम है वो आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल राइट साइड में आप वीडियो देख रहे हो तो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड में जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है वो स्टोमक है, वहाँ पर भी कुछ बेरियम चला गया है इसलिए उसकी भी इमेज आ रही है। नेक्स्ट है एक्सरे। आपको बेरियम स्वेलो नहीं किया है, मतलब बेरियम स्वेलो नहीं करवाया है, डायरेक्ट आपने एक्सरे लिया है, तो आपको इसोफेजियल डायवर्टिकुलम कैसा दिखेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में आपको दिखाई दे रहा है। क्लेविकल बोन दिखाई दे रही होगी, जस्ट क्लेविकल बोन के पास में, लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में भी है, ये आपको एक्सरे में ऐसा दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट एक इमेज और है डायवर्टिकुलम की, जो इसोफेजियल डायवर्टिकुलम है। नॉर्मल इसोफेगस आपको दिख रही होगी, एक में इसोफेगस विद डायवर्टिकुलम दिखाई दे रहा होगा। इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा होगा म्यूकोजा, सबम्यूकोजा एंड मस्कुलरिस लेयर। जो म्यूकोजा लेयर और सबम्यूकोजा लेयर है उसका प्रोट्रूजन हो जाता है मस्कुलरिस लेयर से। मस्कुलरिस लेयर के वीक होने की वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। ये था आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक इसोफेजियल डायवर्टिकुलम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, आपको याद रखना है। आपको कहीं भी समझ में नहीं आई आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आप वीडियोस को अच्छे से देखते रहे क्योंकि मैं आपको इनमें से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन सभी टॉपिक से होंगे जो मैंने पढ़ा दिए हैं। इसोफेगस की 3-4 डिजीज कंडीशन अपनी हो चुकी है, तो मैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ अभी इन्हीं के क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। तो आप कंटिन्यूस वीडियोस को देखते रहे, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आई आप मेरे को एक बार पूछ के ज़रूर देखें, मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ, देखते रहे कंटिन्यूस। थैंक यू वेरी मच।